हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। अब ये बायोमोलिक्यूल्स हैं क्या? सोचो, हम जो भी खाते हैं, सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं, इस सब के पीछे केमिस्ट्री है और इसी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कहानी है ये। चलिए शुरू करते हैं। अब स्क्रीन पर ये कोड देखिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि लाइफ यानी जीवन कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहे लाखों केमिकल रिएक्शंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सब कुछ एकदम टाइम पर, एकदम सही तरीके से होता है, बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह, जहां हर म्यूजिशियन को पता है कि उसे कब क्या बजाना है। अगर एक भी सुर बिगड़ा तो पूरी धुन खराब हो जाती है। बस वही है लाइफ, एक परफेक्ट केमिकल सिम्फनी। तो आज के लेक्चर का प्लान क्या है? हम इन 5 टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। पहले हम समझेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। फिर हम एनर्जी देने वाले मॉलिक्यूल्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। उसके बाद हमारे हीरो ग्लूकोज की एंट्री होगी। फिर देखेंगे कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर कैसे बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे प्रोटीन्स की, जो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा पहला सेक्शन है बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? तो ध्यान से सुनिए, ये कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ, आपने सही सुना, नॉन लिविंग। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब नॉन लिविंग हैं। लेकिन जब ये सारे नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स एक साथ एक सिस्टमैटिक तरीके से आते हैं, तब वो लाइफ बनाते हैं। अजीब है ना? पर यही है द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो जो लिविंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि हम या पेड़ पौधे, इनके मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। स्क्रीन पे देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स। रोटी चावल में कार्ब्स, दाल अंडे में प्रोटीन, तेल घी में लिपिड्स, ये सब हम खाते हैं। और इन्हीं सबका आपस में इंटरैक्शन ही मॉलिक्यूलर लॉजिक ऑफ लाइफ कहलाता है। आज के लेक्चर में हम मेनली कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर फोकस करने वाले हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, दी एनर्जी गिवर्स। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। ये मेनली प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर और इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो समझेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कैसे किया जाए? पहले एक पुरानी डेफिनेशन चलती थी। लोग कहते थे कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, मतलब कार्बन के साथ पानी। जनरल फॉर्मूला बन गया CxH2OY, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 इस फॉर्मूला में बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन इस डेफिनेशन में गड़बड़ थी। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड यानी सिरका CH3COOH वो भी इस फॉर्मूला में फिट हो जाता है। C2H2O2, पर वो तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसलिए एक मॉडर्न आधुनिक डेफिनेशन आई। ये थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर इसको तोड़कर समझो। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH यानी अल्कोहल ग्रुप्स। एल्डिहाइड्स या कीटोन्स मतलब इनमें या तो CHO ग्रुप होगा या CCO ग्रुप होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, अब इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 फैमिलीज में डिवाइड करते हैं। बेसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी के साथ रिएक्ट करने पर ये कितने छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। सबसे पहले हैं मोनोसैकेराइड्स। ये सबसे सिंपल यूनिट है, एक सिंगल ब्लॉक, जैसे ग्लूकोज। इसको आप और नहीं तोड़ सकते। फिर आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ये हाइड्रोलिसिस पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं। हम जो घर में चीनी यानी सुक्रोज खाते हैं वो एक डाइसैकेराइड है। और आखिर में आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मतलब बहुत सारे। ये हाइड्रोलिसिस पर हजारों मोनोसैकेराइड्स देते हैं, जैसे स्टार्च या सेल्यूलोज। ये टेस्ट में मीठे नहीं होते, इसलिए इन्हें नॉन शुगर्स भी कहते हैं। चलिए अब इस टेबल को समझते हैं, जिससे हम मोनोसैकेराइड्स को नाम देना सीखेंगे। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। नाम देने के 2 हिस्से हैं। पहला, कार्बन एटम्स की गिनती। लेफ्ट कॉलम देखिए। अगर 3 कार्बन्स हैं तो ट्रियोज, 4 हैं तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज और 6 है तो हेक्सोज। सिंपल है। दूसरा हिस्सा, फंक्शनल ग्रुप। अगर मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, तो नाम के आगे एल्डो लग जाएगा। और अगर कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O है तो कीटो लग जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज।
ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो वो क्या हुआ, 6 कार्बन से हेक्सोज और एल्डिहाइड से एल्डो, तो ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। सिंपल है ना? तो अब हम अपनी कहानी के हीरो से मिलते हैं, ग्लूकोज। हमने अभी देखा ये एक एल्डोहेक्सोज है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अर्थ पर सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। स्टार्च, सेल्यूलोज सब इसी का पॉलीमर है। तो इस सुपरस्टार मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आखिर है कैसा? चलिए इसकी जासूसी करते हैं। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पता लगाना एक डिटेक्टिव की तरह काम करने जैसा है। हमारे पास कुछ क्लूज हैं। पहला क्लू, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। इससे बस इतना पता चला कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन हैं, लेकिन ये जुड़े कैसे हैं वो नहीं पता। अब आया दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्लू। जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI के साथ लंबे टाइम तक हीट किया गया तो प्रोडक्ट मिला N-हेक्सेन। अब N-हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन की एक बिल्कुल सीधी अनब्रांच चेन। इस एक रिएक्शन ने सब क्लियर कर दिया। इससे ये प्रूव हो गया कि ग्लूकोज के 6 के 6 कार्बन एटम्स एक लाइन में जुड़े हैं, कोई ब्रांच नहीं है। ये पहला सबूत था। ओके, डिटेक्टिव स्टोरी आगे बढ़ती है। ये तो पता चल गया कि 6 कार्बन की सीधी चेन है। अब सवाल है, इस चेन पर और क्या-क्या लगा है? तीसरा क्लू, कुछ रिएक्शंस जैसे हाइड्रोक्सिलामीन और HCN के साथ ये कंफर्म करते हैं कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप यानी C+O जरूर है। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप 2 तरह के होते हैं, एल्डिहाइड जो चेन के कोने पर होता है और कीटोन जो चेन के बीच में होता है। तो ये कौन सा वाला है? इसके लिए हमने चौथा क्लू यूज किया। ग्लूकोज को जब ब्रोमीन वाटर, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे ट्रीट किया तो ग्लूकोनिक एसिड बना। ये रिएक्शन ये साबित करता है कि वो कार्बोनिल ग्रुप एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO ही है, क्योंकि ये माइल्ड एजेंट सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, कीटोन को नहीं। तो एक और मिस्ट्री सॉल्व हो गई। अब पजल के आखिरी टुकड़े जोड़ने का टाइम है। हमको पता चल चुका है कि एक 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है। अब बाकी क्या बचा? पांचवा क्लू, जब ग्लूकोज का एसिटिलेशन कराया गया तो प्रोडक्ट मिला ग्लूकोज पेंटासिटेट। यहाँ पेंटा का मतलब है 5। इसका साफ साफ मतलब है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में टोटल 5 हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप्स हैं। छठा और आखिरी क्लू, जब ग्लूकोज को एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड से ट्रीट किया तो सैकरिक एसिड बना। ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि उन 5 OH ग्रुप्स में से एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप CH2OH है। तो अब हमारे पास पूरी पिक्चर क्लियर है। एक 6 कार्बन की सीधी चेन, एक एंड पर CHO ग्रुप, दूसरे एंड पर CH2OH ग्रुप और बीच के 4 कार्बन पर 4 OH ग्रुप्स लगे हैं। तो हमने इतने सारे सबूत इकट्ठे करके ग्लूकोज का एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लिया। सब ठीक लग रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। देखो, एल्डिहाइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो शिफ्ट्स टेस्ट, जो कि एक स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट है, पॉजिटिव देते हैं। हमने प्रूफ किया कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसे भी ये टेस्ट देना चाहिए, है ना? पर जब साइंटिस्ट्स ने ग्लूकोज पर ये टेस्ट किया तो रिजल्ट नेगेटिव आया। ये कैसे हो सकता है? अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो टेस्ट क्यों नहीं दे रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एल्डिहाइड ग्रुप आज़ाद यानी फ्री है ही नहीं? हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस ओपन चेन स्ट्रक्चर मॉडल के साथ और क्या-क्या प्रॉब्लम्स आईं? स्क्रीन पर देखिए। पहली प्रॉब्लम तो ये कि ग्लूकोज ना तो शिफ्ट्स टेस्ट देता है, न 2,4-DNP टेस्ट देता है। और तो और, ये NaHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं बनाता। ये तीनों टिपिकल एल्डिहाइड रिएक्शंस हैं। इनका ना होना एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है कि CHO ग्रुप फ्री नहीं है। और एक और बड़ी अजीब बात सामने आई, वो ये कि ग्लूकोज 2 अलग-अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। हमारा स्ट्रेट चेन मॉडल इन दोनों में से किसी भी बात को समझा नहीं पा रहा था। मतलब हमें एक नए मॉडल की जरूरत थी। तो इन सब मिस्ट्रीज का सोल्यूशन क्या निकला? सोल्यूशन था साइक्लिक स्ट्रक्चर। मतलब ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में नहीं बल्कि एक रिंग की फॉर्म में रहता है। ये रिंग बनती कैसे है? ध्यान से सुनिए, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही एक रिएक्शन है। जो 5वें कार्बन C5 का OH ग्रुप है, वो घूमकर पहले कार्बन C1 के एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक करता है। इससे एक बहुत ही स्टेबल 6 एटम की रिंग बन जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम हेमी एसिटल कहते हैं। और जैसे ही ये रिंग बनती है, वो जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप था वो अब फ्री नहीं रहता, वो रिंग का हिस्सा बन जाता है और इसीलिए वो सब एल्डिहाइड वाले टेस्ट्स नेगेटिव आते हैं।
प्रॉब्लम सॉल्व। और याद है वो दूसरी प्रॉब्लम, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज वाली? वो भी इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर से सॉल्व हो जाती है। देखिए, जब वो C5 का OH C1 पर अटैक करता है और रिंग बनती है, तो C1 पर एक नया OH ग्रुप जनरेट होता है। अब इस OH ग्रुप के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो या तो राइट साइड में हो सकता है या लेफ्ट साइड में। अगर C1 का OH राइट साइड में होता है तो उस फॉर्म को हम अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, और अगर वही OH लेफ्ट साइड में होता है तो उसे बीटा ग्लूकोज कहते हैं। ये C1 कार्बन जिसके अराउंड एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, इसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, और अल्फा और बीटा फॉर्म्स को एनोमर्स कहते हैं। बस इतना सा ही फर्क है इन दोनों में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर। अभी तक हमने सिंगल यूनिट्स यानी मोनोसैकेराइड्स की बात की। अब हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे ब्लॉक्स आपस में जुड़कर कैसे बड़ी बड़ी चेन्स जैसे डायसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। अब इनको जोड़ने के लिए एक स्पेशल बॉन्ड, एक केमिकल ग्लू की जरूरत पड़ती है। चलिए उस ग्लू को समझते हैं। तो इस स्पेशल केमिकल ग्लू का नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ध्यान से देखिए ये बनता कैसे है। जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के पास आती हैं तो उनके OH ग्रुप्स आपस में रिएक्ट करते हैं। एक H और एक OH मिलकर एक पानी का मॉलिक्यूल H2O निकाल देते हैं, और जहां से वो निकले वहां एक ऑक्सीजन एटम एक ब्रिज की तरह दोनों यूनिट्स को जोड़ देता है। इसी COC वाले ब्रिज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ये बॉन्ड ही सारे बड़े कार्बोहाइड्रेट्स का आधार है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स यानी 2 यूनिट वाली शुगर्स को देखते हैं। पहला है सुक्रोज। ये हमारी टेबल शुगर है जो गन्ने से मिलती है। ये एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के जुड़ने से बनती है। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती है कि ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं, इसलिए रिंग खुल नहीं सकती। दूसरा है माल्टोज। ये 2 ग्लूकोज यूनिट से बनता है। तीसरा है लैक्टोज, जिसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनता है। याद रखिए, माल्टोज और लैक्टोज दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, मतलब इनमें एक एनोमेरिक कार्बन फ्री रहता है। अब हम बात करते हैं एक पॉलीसैकेराइड की, स्टार्च, जो हमें आलू, चावल, गेहूं से मिलता है। स्टार्च असल में 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है, एमिलोज और अमीलोपेक्टिन। ध्यान से इनका डिफरेंस समझिए। एमिलोज एक लंबी, सीधी, अनब्रांच्ड चेन है, एक मोतियों की माला जैसी। ये पानी में सॉल्युबल होता है। दूसरी तरफ है अमीलोपेक्टिन, जो कि स्टार्च का मेन हिस्सा 80-85% है। ये एक ब्रांच्ड पॉलीमर है, एक पेड़ की तरह, जिसमें मेन ब्रांच से कई साइड ब्रांचेस निकली होती हैं। इसकी ब्रांचिंग C1-C6 लिंकेज से होती है। ब्रांचिंग की वजह से ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिल गई। अब बॉडी को बनाने की बारी आती है, और इसके लिए जरूरी है हमारा अगला बायोमॉलिक्यूल, प्रोटीन्स। इसका नाम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से आया है, जिसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी सबसे जरूरी। और ये सच भी है, हमारे बाल, नाखून, मसल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स सब प्रोटीन से ही बने हैं। और प्रोटीन्स खुद किससे बने हैं? ये पॉलीमर्स हैं जिनके मोनोमर्स को हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो प्रोटीन्स के इन मोनोमर्स यानी अमीनो एसिड्स को समझते हैं। इनके नाम में ही इनका स्ट्रक्चर छुपा है। अमीनो मतलब इनके पास एक बेसिक ग्रुप है -NH2। एसिड मतलब इनके पास एक एसिडिक ग्रुप है -COOH। और अल्फा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो हर अमीनो एसिड में एक सेंट्रल अल्फा कार्बन होता है, जिससे एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक साइड चेन R ग्रुप जुड़ा होता है। अमीनो एसिड्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, ये एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी साइड चेन R ग्रुप में क्या है। दूसरा, इन्हें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में बांटा जाता है। नॉन एसेंशियल वो हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। एसेंशियल वो हैं जो हमें अपनी डाइट से, खाने से लेने पड़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ज्विटर आयन। पानी में क्या होता है कि जो -COOH ग्रुप है वो अपना H+ लूज कर देता है और -COO- बन जाता है, और जो -NH2 ग्रुप है वो उस H+ को एक्सेप्ट करके -NH3+ बन जाता है। तो अब एक ही मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। इस डायपोलर आयन को ही ज्विटर आयन कहते हैं, और इसी वजह से ये एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने लाइफ के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को समझा।
हमने देखा कि कैसे ग्लूकोज जैसी सिंपल यूनिट से इतना बड़ा स्टार्च बन जाता है और कैसे अमीनो एसिड्स जुड़कर प्रोटीन्स बनाते हैं। लेकिन सोचिए, हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब बनाना है? हमारी आंखों का रंग, बालों का टेक्सचर, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखी हुई है? ये इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़े बायोमोलिक्यूल में स्टोर होती है, जो इन्हीं की तरह सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। उसके बारे में सोचिए, हम उसकी बात अगले लेक्चर में करेंगे।